मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक नया टॉपिक, रेडियो एक्टिविटी, जो न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी कर सकते हैं। जैसा आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है कॉमन टॉपिक है, फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह रेडियो एक्टिविटी भी एक कॉमन टॉपिक कर सकते हैं, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, बहुत सारा इसका क्वेश्चन तो आप केमिकल काइनेटिक्स से बना लीजिएगा। केमिकल काइनेटिक में जो आपको पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पूरा रेडियो एक्टिविटी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो जैसा केमिकल काइनेटिक में बनाने का तरीका जो है वही मेथड इसमें भी यूज होगा। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स 12th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 12th क्लास, नीट, IT मेन, IT एडवांस, बहुत थ्योरेटिकल भी एक टॉपिक है। इसमें थ्योरी भी बहुत सारा मिलेगा आपको और बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट भी मिलेगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1। आज तो फंडामेंटल रिजल्ट, बहुत सिंपल बातें करेंगे जो आप पहले कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, वो रिपीट कर लेते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रेडियो एक्टिविटी डिफाइन करना है। मान लीजिए डिफिनीशन आ गया तो ऐसे 4 पार्ट, छोटा पार्ट आप लिख लीजिएगा। देखिए ऐसे लिंक करिएगा रेडियो एक्टिविटी, फिर उसके बाद जस्ट तुरंत नीचे लिख लीजिएगा नेचुरल, फिर लिख दिया जाएगा न्यूक्लियस, फिर लिख दिया जाएगा डिसइंटीग्रेट, फिर आप लिख लीजिएगा उसके बाद अल्फा, बीटा, गामा। ऐसे इनको सबको लाइन को एक साथ जोड़ दीजिएगा, ऐसे सब कनेक्ट करना है। मतलब डिफिनेशन आपको बनाना है, डिफिनेशन अपने से बनाना सीखिए। और रेडियो एक्टिविटी आप जानते हैं, कई टॉपिक आप इनऑर्गेनिक में, बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल में कई बार ये सब चीज़ें आती रहता है कि रेडियो एक्टिविटी। देखिए नंबर 1, रेडियो एक्टिविटी इज द नेचुरल प्रोसेस। ये नेचुरल प्रोसेस ये नेचर ने दिया है आपको। बाद में लैब में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी आया था, एक एटम से दूसरे एटम में कन्वर्ट करना, अल्फा इमिशन, बीटा इमिशन, गामा ट्रांजिशन के थ्रू करते हैं। बट ये शुरू में जो मिला था वो नेचुरल प्रोसेस है, इन विच न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये एक न्यूक्लियर फिनोमेना है, न्यूक्लियस का फिनोमेना है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट का मतलब स्प्लिट करना, टूट जाता है, टूट जाएगा, न्यूक्लियस ब्रेक कर जाएगा। और ब्रेक करके किस फॉर्म में ब्रेक करेगा? तो अल्फा, बीटा, गामा के फॉर्म में। आप ये जो टर्म है रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल, न्यूक्लियर, डिसइंटीग्रेशन, अल्फा, बीटा, गामा, एक आप फिगर भी बना सकते हैं। आप एक फिगर ऐसे बना लीजिएगा कि ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस को ऐसे स्प्लिटिंग कर दीजिएगा, स्प्लिट करके इसमें से निकाल दीजिएगा अल्फा, ऐसे अल्फा बनाइएगा। बीटा को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा और गामा को काफ़ी बड़ा कर दीजिएगा, क्योंकि अल्फा, बीटा, गामा का प्रॉपर्टी भी हम लोग डिस्कस करेंगे ना। गामा इज फोटोन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसका स्पीड सबसे हाई स्पीड ऑफ लाइट, इसलिए मैंने गामा को थोड़ा बड़ा कर दिया है। सब चीज़ें आप जानते हैं, उसको धीरे धीरे रिलेट करना सीखिए। अब आपको डिफिनेशन करना है, डिफिनेशन अपने से बना लीजिए, डिफिनेशन अपने से स्टेटमेंट लिख लीजिए, ऐसे 5 टर्म को जोड़ लीजिए। बोलिए रेडियो एक्टिविटी इज अ नेचुरल प्रोसेस, नेचर ने दिया है ये, इन विच न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम का न्यूक्लियस, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम एंड न्यूक्लियस पड़े हुए, वेरी स्मॉल न्यूक्लियस, डिसइंटीग्रेट, स्प्लिटिंग, टूट जाएगा, इन फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा, गामा रे। प्लीज राइट डाउन। रेडियो एक्टिविटी is a natural process in which radioactivity is a natural process in which the nucleus of an atom disintegrate in form of alpha, beta and gamma ray. हो गया डेफिनेशन। रेडियो एक्टिविटी क्या है? तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस,
एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट कर गया, ब्रेक कर गया। किस फॉर्म में ब्रेक किया, अल्फा बीटा एंड गामा रे। नेक्स्ट, अभी हम लोग छोटा छोटा पॉइंट कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ वो सब पॉइंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पहचानेंगे कैसे, कौन सा आइटम रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, कैसे पहचानेंगे, बड़ा आसान है, सिंपल है आपका। पीरियोडिक टेबल में हम लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पे लेड हुआ यहाँ पे 82, उसके बाद होता है बिस्मथ है 83, 82 83 उस लाइन में चलती रही है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन फैमिली के बाद ऑक्सीजन फैमिली में आएंगे पोलोनियम। देखिए स्टार्ट हुआ, आप पढ़े हुए पीरियोडिक टेबल में यहाँ स्टार लगाएंगे, बस ये एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ठीक है। इससे पहले ये लोग स्टेबल है, 82 स्टेबल, 83 स्टेबल। नाउ जैसे पोलोनियम आ गया, पोलोनियम से स्टार्ट हुआ रेडियोएक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। नाउ पोलोनियम के बाद नेक्स्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन 80। पीरियोडिक टेबल आपको सारा चीज पढ़ा हुआ पहले का 85। नाउ नेक्स्ट 86 रेडॉन, 86 स्टार लगाइए। 87 फ्रांसियम स्टार लगाइए। 88 रेडियम स्टार लगाइए। 89 एक्टिनियम, एक्टिनाइट सीरीड 89। 90 थोरियम। जितना याद होगा लिख लीजिए ना, जितना तक है आपके पास, जितना याद होगा। मैं तो पूरा बताया था आपको। 4F सीरीज, 5F सीरीज, PA 91, यूरेनियम 92। अब मेरे पास जगह इतना ही है, इसलिए आप डॉट 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 देके कंप्लीट कर लीजिए। पहले बोर्ड भी चेक करने दीजिए मुझे। ऐसे इसके आगे जो भी आपको पता हो, यूरेनियम है, यूरेनियम के बाद नेपच्यूनियम, NP नेपच्यूनियम कम से कम 93 94, प्लूटोनियम तक तो लिख लीजिए 94। आगे जहां तक आपको पता हो, आप जहां तक जानते हैं पीरियोडिक टेबल में सारा आपको DB 105, इसके आगे भी पता होगा तो आप लिख लीजिएगा। सब रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ये सब स्टेबल है, ये लोग स्टेबल है। जैसे एटॉमिक नंबर 84 एंड हायर देन 84, 85 86 सब रेडियोएक्टिव आइटम आ गए, ये स्टेबल है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टेबल है। तो पहचानना बड़ा आसान है। पीरियोडिक टेबल में आप जानते हैं कि ये दो लोग स्टेबल हैं, दो लोग क्या, इससे पहले जो लोग भी हैं 81 80 है, सब स्टेबल है। और इसके बाद जितने हैं 84 और उसके आगे सारे लोग जो हैं वो रेडियोएक्टिव आइटम। सो पहचानना एकदम आसान है। रेडियोएक्टिविटी नेचुरल प्रोसेस है, न्यूक्लियस स्प्लिट कर जाएगा अल्फा बीटा गामा में। कौन से न्यूक्लियस स्प्लिट करते हैं, सामने सर ये जितने भी लोग हैं जिनका भी एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिनका भी एटॉमिक नंबर जेड जो है आप पढ़ रहे हैं एटॉमिक नंबर, और जैसे जेड ग्रेटर देन 84 और उससे ज्यादा हुआ, सब रेडियोएक्टिव आइटम है। सारे रेडियोएक्टिव आइटम आ गए। दो आइटम और लिख लीजिएगा, दो आइटम बीच में भी आता है रेडियोएक्टिव आइटम में आपका, एक डी ब्लॉक एक एफ ब्लॉक में आता है। एक्सेप्ट पढ़ा हुआ सब, तो हम लोग का रिवीजन आज हो जाएगा, थोड़ा पुराना टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। एक्सेप्ट में TC 43 स्टार लगाइएगा, एंड PM 61, ये दो रेडियोएक्टिव आइटम है। सो इसके बाद तो सारा रेडियोएक्टिव आएगा ही। 84 इक्वलिटी भी है, 84 वाला भी होगा और 84 से लेकर के उसके आगे सारा रेडियोएक्टिव है। दो इधर भी रेडियोएक्टिव आएंगे जिसमें ये वाला TC जो है वो डी ब्लॉक में आता है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये F ब्लॉक का, F में 4F सीरीज का। ये 4F सीरीज का आइटम, तो TC और PM दो रेडियोएक्टिव और हैं।
तो पहचाना एकदम इजी है। पीरियोडिक टेबल पढ़े हुए हैं, पीरियोडिक टेबल में यहाँ तक स्टेबल है, इससे पहले भी लोग स्टेबल है। 84 से स्टार्ट होता है, सारा रेडियो एक्टिव है। 84 के आगे जो भी देखेंगे, इसके बीच में दो और है। 84 से पहले में दो रेडियो एक्टिव एटम और है जहाँ स्टार लगाना आपको। हो गया। तो आज छोटा छोटा इंफॉर्मेशन जो हम लोग पहले कुछ पढ़े हुए हैं वही बातें हम लोग करेंगे। जनरल नॉलेज का छोटा छोटा चीजें। थर्ड, जैसे आपने बिस्मथ आपने किया, लेट किया, बिस्मथ किया, एक बार छोटा सा फिर से लिख लीजिए कि ये आपने लेट किया 82, यहाँ पे आपने बिस्मथ लिखा 83, और जैसे ये बाउंड्री है, बाउंड्री पे यहाँ पे आपने पोलोनियम स्टार्ट कर दिया 84, स्टैटिन है 85, रेडॉन हुआ 86, फ्रेंसियम हुआ 87, रेडियम हुआ 88। जो भी लिखना हो आप डॉट 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 करके यहाँ पे पूरा आपको पूरा याद होगा तो 105 तक भी लिख सकते हैं। मैंने तो सब पढ़ा रखा है पहले। अब इसमें से एक एक करके कुछ जो यूनिक टाइप का है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब आप प्लान कर लेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले इसको बाहर निकालिए। अब इसके बारे में पोलोनियम के बारे में जानते हैं कि ये रेडियो एक्टिविटी यहाँ से शुरू होता है, इस जगह से रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आपका ये रेडियो एक्टिविटी ये स्टार्ट होता है, ये रेडियो एक्टिव एटम। और आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिव एटम अल्फा बीटा गामा, वो अल्फा बीटा गामा जो है वो कैंसर क्रिएट करता है। बॉडी में ट्यूमर कहिए, कैंसर कहिए, उसके ग्रोथ को जस्ट बोलते हैं इंक्रीज करा देता है। ठीक है। और इसमें जो मोस्ट कैंसरस एलिमेंट, जो पूरे साइंस का जो सबसे ज़्यादा कैंसरस एलिमेंट है वो है पोलोनियम। तो पोलोनियम के बारे में हम लोग पहले डिस्कस किए हुए हैं, फिर से पढ़ लेंगे। पोलोनियम इज डिफाइंड एज ए मोस्ट कैंसरस एलिमेंट। सोर्स ऑफ पोलोनियम जो है टोबैको। टोबैको जो तंबाकू होता है वो रिच सोर्स ऑफ द पोलोनियम। तो तंबाकू जो सिगरेट है, गुटखा होता है, जिसके थ्रू ओरल कैंसर, लंग्स कैंसर जो होता है, उसका जो प्राइमरी सोर्स होता है वो यही पोलोनियम है। क्योंकि यही से स्टार्ट होता है, पोलोनियम यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आपको कुछ जनरल नॉलेज की बातें करेंगे हम लोग आज। सो रेडियोएक्टिविटी डिफिनीशन, पहचानना कौन से रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, और जब रेडियोएक्टिव एलिमेंट आप पहचान रहे हैं तो साइंस में, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन जानना है। तो ये रेडियोएक्टिविटी यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से रेडियोएक्टिविटी सीरीज शुरू हो जाता है। और जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेडियोएक्टिव सीरीज जहाँ से स्टार्ट हो रहा है पोलोनियम। पोलोनियम इज डिफाइंड एज द मोस्ट कैंसरस एलिमेंट। सोर्स इसका पोलोनियम का टोबैको, तंबाकू। टोबैको एनी प्रोडक्ट जो है, सिगरेट हुआ, गुटखा हुआ, पान मसाला हुआ, जो भी है टोबैको प्रोडक्ट जिसके अंदर भी है वो रिच, पोलोनियम रिच होता है। एंड ओरल कैंसर, माउथ कैंसर जो होता है, ओरल कैंसर, गुटखा खाने से जो ओरल कैंसर हुआ, लंग्स कैंसर हुआ, सिगरेट पीने से जो लंग्स कैंसर होता है, उसका प्राइमरी जो सोर्स है वो यही पोलोनियम ही। ठीक है। सो टीवी पे भी ऐड आते रहता है, गवर्नमेंट भी ऐड देते रहता है। कई न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखेंगे कि बहुत कम एज में लोग को एकदम 4th हैंड स्टेज ऑफ कैंसर में पहुंच जाते हैं, डेथ हो जाता है। तो एडिक्टेड लोग जो सिगरेट गुटखा एडिक्टेड हैं वो पोलोनियम उनके बॉडी में स्लोली एंटर करते रहेगा और कैंसर के सेल्स को, ट्यूमर को एक्टिवेट करता है ये पोलोनियम। सो प्लीज राइट डाउन जो आप पहले भी पढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं तो आप जानते हैं इनके बारे में। तो पोलोनियम, राइट डाउन पोलोनियम। सो रेडियोएक्टिविटी में डिफाइंड एज पोलोनियम द मोस्ट कैंसरस एलिमेंट। ये सबसे ज़्यादा कैंसर क्रिएट करता है। सो मोस्ट कैंसरस एलिमेंट जो सोर्स है प्रेजेंट इन टोबैको। सो टोबैको सोर्स है जो यहाँ ये प्रेजेंट रहता है, वो इंक्रीज करता है ट्यूमर को।
बॉडी में जो ट्यूमर है उसको इंक्रीज करा देता है, उसके ग्रोथ को इंक्रीज करता है। ट्यूमर्स और कैंसर सेल, तो कैंसर के सेल या ट्यूमर्स के ग्रोथ को इंक्रीज कराता है ये। तो ये जाना था पोलोनियम के बारे में कि पोलोनियम मोस्ट कैंसरस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ टोबैको, टोबैको प्रोडक्ट, एनी टाइप ऑफ टोबैको प्रोडक्ट, उसके अंदर पोलोनियम होता है जो टोबैको प्रोडक्ट पे लिखा भी रहता है। जो कि आप कोई भी टोबैको प्रोडक्ट आप देखेंगे, सिगरेट है, गुटखा है, सबके ऊपर लिखा रहता है कि नाउ टोबैको इज डेंजरस फॉर हेल्थ बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलोनियम। वो कैंसरस एलिमेंट होता है। तो ओरल कैंसर, लंग्स कैंसर, फेफड़े का जो कैंसर होता है उसका मेन सोर्स यही है। पोलोनियम का जो नेम आया था, पोलोनियम नेम फ्रॉम पोलैंड, ये इनको पोलोनियम को इन्वेंट किया था मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को आप पढ़ते हैं, हम लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि उनको 2 नोबेल प्राइज मिला था रेडियो एक्टिविटी में, एक पोलोनियम के लिए और एक रेडियम के लिए आपको। तो पोलोनियम जो है, पोलोनियम उन्होंने ही नाम रखा था। पोलोनियम जो नेम है वो पोलैंड से रिलेट करके उन्होंने नाम रखा था पोलोनियम। और पोलैंड मैडम क्यूरी का कंट्री था, उन्होंने फर्स्ट नोबेल प्राइज इसी पे मिला था उनको। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे पोलोनियम नेम फ्रॉम पोलैंड। सो मैडम क्यूरी ने नाम दिया था, पोलोनियम का नाम मैडम क्यूरी ने दिया था अपने कंट्री पोलैंड के रिस्पेक्ट में, पोलोनियम। तो ये कुछ छोटा छोटा पॉइंट, जनरल नॉलेज का पॉइंट है जो हम लोग को जानना है। तो पोलोनियम द मोस्ट कैंसरस एलिमेंट, जिसका सोर्स है टोबैको। टोबैको प्रोडक्ट्स के अंदर पोलोनियम होता है जो कैंसर के सेल्स को, बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल है या उसको ट्यूमर्स भी बोलते हैं, वो उसको एक्टिवेट कर देता है, सेल्स को ग्रो कराने में हेल्प करता है। जिससे कि ओरल कैंसर जो गुटखा एडिक्टेड होते हैं उनको ओरल कैंसर, फेस साइड में कैंसर होगा, सिगरेट एडिक्ट होते हैं उनको लंग्स कैंसर हो जाता है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही पोलोनियम ही है जो इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स, बॉडी में ट्यूमर्स का ग्रोथ या कैंसर सेल्स को इंक्रीज करता है। और ये नेम जानना है तो मैडम क्यूरी को जो फर्स्ट नोबेल प्राइज रेडियो एक्टिविटी मिला था वो इसी पोलोनियम के लिए मिला था। और ये पोलोनियम उन्होंने ही नाम रखा था अपने कंट्री के रिस्पेक्ट में। तो कई बार इसके आर्टिकल्स भी आते रहते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में ऐड देखेंगे तो जैसे कई रिपोर्ट है न्यूज़पेपर में। कई बार मैंने देखा है कि पीएमसीएच में लोग गया ट्रीटमेंट करने के लिए, जस्ट फेस में फेशियल जो है वो पेन कर रहा है, दर्द कर रहा है, लोग जस्ट रिपोर्ट आता है, छपता है रिपोर्ट, तो हाईलाइट किया जाता है कि जस्ट 20 ईयर, सिर्फ 20 ईयर एज है और वो कैंसर के 4th स्टेज में पहुंच गया है और विद इन 3 मंथ 4 मंथ उसका डेथ होने वाला है। तो और हो जाता है तो पूरा रिपोर्ट छपता है, प्रिंट होकर आता है कि रीजन उसका एडिक्टेड, गुटखा एडिक्टेड, यंग एकदम टीनेजर है और गुटखा एकदम एडिक्टेड है। और लोग रिपोर्ट आता है कि उसका जब प्रॉब्लम हुआ फेस में और जब चेक किया गया, स्कैन किया गया, टेस्ट किया गया तो पता चला कि जस्ट 4th ग्रेड का ओरल कैंसर है जिसमें बचाना मुश्किल है, बहुत रेयर होता है, 99% चांस है कि 4th ग्रेड जाने पे डेथ हो जाता है। ठीक है, तो बहुत कम एज का, तो वो रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट जस्ट न्यूज़पेपर में हाईलाइट करके दिया जाता है, सोसाइटी को मैसेज दिया जाता है कि जस्ट एडिक्शन से बचिए इन सब चीज़ों से। ठीक है, ये जो है वो 3-4 ईयर के अंदर ही इसका इफेक्ट दिखने लगता है। जैसे ओरल कैंसर है, ओरल कैंसर में बताता है, न्यूज का रिपोर्ट ही हम लोग देखते रहते हैं उसमें, जैसे नॉर्मल जो माउथ है, आप नॉर्मल माउथ को इलोंगेट करेंगे, पूरा इलोंगेट होगा। मान लीजिए कि आपको बड़ा सा स्वीट्स है, इतना बड़ा स्वीट्स है और 1 बाइट में खाना है, तो नॉर्मल बॉडी आराम से खा लेगी, नॉर्मल एकदम इलोंगेट करेंगे, पूरा माउथ को इलोंगेट करेंगे और जस्ट ओपन करके 1 बाइट में भी खा सकते हैं। गुटखा एडिक्टेड जो होता है, जहाँ एक्टिवेशन शुरू होता है, ग्रोथ शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, उनका माउथ नहीं खुलता,
वो बोलते हैं कि टेस्ट टेस्ट करता है लोग ऐसे ही डॉक्टर की, जैसे ही एडिक्शन है गुटखा का है, लगा कि कैंसर एक्टिवेशन शुरू हुआ तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा, जैसे जैसे माउथ में सेल्स बढ़ेगा वो लॉकिंग शुरू कर देगा। सारा माउथ के जो सिस्टम हो धीरे धीरे जैसे जस्ट लॉक करना शुरू करेगा, और लॉक करने में जैसे जो एडिक्टेड होगा, जहाँ पे कैंसर का सेल स्टार्ट हुआ ग्रो करना, वो जैसे माउथ खोलेगा ऐसे बस हल्का सा खुलता है, बड़ा माउथ नहीं खुलेगा। एक बाइट में कोई भी स्वीट्स, बड़ा स्वीट्स नहीं खा सकता। ठीक है, तो वहाँ से एडिक्शन शुरू होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है। बोलते हैं कि वो स्टार्ट शुरू हो गया, कैंसर का सेल्स अब एक्टिव होना शुरू कर दिया, विद इन 3-4 ईयर में डेथ कर देते हैं। इसलिए देखते हैं हर बहुत सारे स्टेट हम लोग कंट्री में, इवन बिहार में भी है, क्या बैन कर दिया गया, गुटखा बैन कर दिया, बहुत सारे स्टेट में बैन किया गया है। रीजन यही है कि गवर्नमेंट को क्या रेवेन्यू कितना आता है, जब कैलकुलेशन होता है कि कैलकुलेशन में कि आप गुटखा जब बेचा जाता है कोई स्टेट में, तो गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आया उसमें टैक्स के थ्रू जो कलेक्शन हुआ, मान लीजिए गुटखा बेचने पे स्टेट को कलेक्शन हुआ 500 करोड़ का, और जब पूरा साल भर का जस्ट एक बार चेक किया जाता है कि रिपोर्ट, हॉस्पिटल का रिपोर्ट चेक किया जाता है, तो हॉस्पिटल में देखते हैं कि लोग कैंसर जो पेशेंट होते हैं उनका मेडिसिन सप्लाई करना, उनका ट्रीटमेंट में जस्ट स्टेट को 1000 करोड़ रुपये लग जाता है। तो रिवेन्यू आया कितना, बेचने से रिवेन्यू आया कितना, 500 करोड़ का, और गवर्नमेंट का लॉस कितना हुआ, 1000 करोड़ का। 1000 करोड़ वो मेडिसिन को सप्लाई करना, डॉक्टर्स को ट्रेन करना, मशीनरी लाना, हॉस्पिटल को खड़ा करना, उसमें लग जाता है, ओवरऑल लॉस होता है। इसलिए बैन कर दिया गया, बहुत सारे स्टेट बैन किया हुआ कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं, लॉस ही आता है, क्योंकि रेवेन्यू से थोड़ा सा पैसा आएगा बट उससे जान जाता है लोगों का, और साथ में उसके साथ साथ हॉस्पिटल का मेंटेनेंस चार्जेस भी तो हैं, डॉक्टर्स को पेमेंट करना है, मेडिसिन लाना है, टेस्ट किट लाना है, तो वो सब करने में इतने पैसे लग जाते हैं, डबल पैसे चला जाता है। तो इसलिए कई स्टेट में बैन किया हुआ कि आप इसको गुटखा के ऊपर सिगरेट नहीं बैन किया होगा। सिगरेट से रेवेन्यू ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा। उसका प्रोडक्शन क्या है, 1 रुपीज़ का प्रोडक्शन है, 10 रुपीज़ का मिलता है, 9 रुपीज़ गवर्नमेंट के फंड में चला जाता है। तो जहाँ प्रॉफिट है उसको ओपन किया हुआ, जहाँ लॉस है वहाँ पे क्लोज कर दिया गया। फाइनली ओवरऑल इट्स अ पॉइजनस एलिमेंट, पोलोनियम इज अ पॉइजनस एलिमेंट, एक कैंसरस एलिमेंट है। ओवरऑल एनी फॉर्म में टोबैको प्रोडक्ट इज अ कैंसरस फॉर्म है। अभी रिसेंट न्यूज, संजय दत्त को लंग्स कैंसर, और वो भी लास्ट स्टेज, रोज टीवी में न्यूज आते रहते हैं, जस्ट ड्यू टू पोलोनियम। कुछ नहीं पता चला, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनको तो थोड़ा सा भी दर्द होता तो फर्स्ट स्टेज में पता चल जाता, बट नहीं पता चलता। कैंसर का प्रॉब्लम यही है, कैंसर का प्रॉब्लम यही है कि इसको डिटेक्ट करना नहीं होता, नहीं डिटेक्ट करता लोग। जब तक डिटेक्ट करेगा वो इतना फास्ट ग्रो कर जाएगा कि 3rd स्टेज क्रॉस कर जाएगा, 3rd के बाद 4th स्टेज जाने पे 99% चांस है कि डेथ हो जाएगा, 1% ही चांस है कि वो रिकवर हो जाए। तो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी तो अपने आप को बचा ही नहीं पाते, 3rd 4th स्टेज जाने के बाद पता चल पाता है कि हाँ कैंसर हो गया और पूरा फैल चुका। तो नॉर्मल पीपल तो पता ही नहीं चलेगा, लगता है दर्द हुआ तो लगता है वो सिंपल हल्का मल्का पेन है, पेन किलर लेके काम चला देते हैं। बट कैंसर का यही प्रॉब्लम है, कैंसर डिटेक्ट करना बहुत टफ होता है। 1st 2nd स्टेज में पता ही नहीं चलेगा, जब तक आप सीरियस होंगे तब तक पता चलेगा वो तो 4th स्टेज क्रॉस कर चुका है। सो पोलोनियम है जो कैंसर क्रिएट करता है, लंग्स कैंसर, ओरल कैंसर, पोलोनियम रिस्पॉन्सिबल है। सो जनरल नॉलेज पढ़ा हुआ है चीजें। नेक्स्ट 3rd 4th पॉइंट, हम लोग आज जनरल नॉलेज की बात करें, छोटे छोटे बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले पढ़ा हुआ वही चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो पोलोनियम इज द फर्स्ट रेडियोएक्टिव एलिमेंट, जो रेडियोएक्टिव सीरीज है, पहला रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट फिर से सीरीज लिखना है, वही पोलोनियम हुआ, स्टैटिन ये हुआ, 88, एक्टिनाइड, AC 89, थोरियम, थोरियम हो गया 90, ये है स्टार लगा देना है, ऐसे स्टार लगा देना है। जितना भी जगह हो आपके पास आता हो तो सब लिख लीजिए, आपको जितना जगह हो आपके पास, ऐसे सब रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। नाउ नेक्स्ट, अब मैं फिर सेकंड डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे रेडियम के बारे में कुछ जानना है, हल्का फुल्का इसके बारे में जानना है। मैडम क्यूरी को 2 नोबेल प्राइज मिला है, 2 नोबेल प्राइज, एक जो है सिंगल अकेले नोबेल प्राइज मिला था वो है पोलोनियम, और एक मिला है ज्वाइंट,
उनके हस्बैंड के साथ, पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी को वो जॉइंट जो मिला था वो रेडियम के ऊपर। रेडियम का जस्ट प्यूरिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ द रेडियम, रेडियम को एकदम अल्ट्रा प्योर कन्वर्ट कर देना, ठीक है। रेडियम इज डिफाइंड एज द मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियम के बारे में आपको बात करना है कि ये मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जितना भी एलिमेंट आप देख रहे हैं, कई लोग बोलते हैं सर यूरेनियम, यूरेनियम देखिए एटम बम बनाया जाता है, यहाँ पे ये Pa हो गया, 91 हो गया, यहाँ पे है यूरेनियम 92 हो गया, ये ऐसे करते हुए आप लोग बोलते हैं कि यूरेनियम सर बहुत पावरफुल है, वो सबसे ज़्यादा रेडियोएक्टिव। गलत। यूरेनियम इज द बेस्ट फ्यूल, एटॉमिक एनर्जी का सबसे अच्छा फ्यूल है, बेस्ट रेडियोएक्टिव नहीं है। सबसे पावरफुल रेडियोएक्टिविटी मिलता है रेडियम में। रेडियम इज द मोस्ट रेडियोएक्टिव एलिमेंट इन केमिस्ट्री। इट इमिट मैक्सिमम अल्फा बीटा एंड गामा रे, ये सबसे ज़्यादा अल्फा बीटा गामा रे में निकालता है। तो छोटा छोटा एलिमेंट जो कहीं ना कहीं पढ़ा ही हुआ है, देखा हुआ है, सब पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो रिवीजन करते हैं हम लोग। रेडियम, रेडियम यहाँ पे 88 स्टार लगा दीजिए, यह है रेडियम। रेडियम में डिफाइंड मोस्ट रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ये मोस्ट रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ये मोस्ट कैंसरस है। पोलोनियम कैंसर क्रिएट करता है, बट रेडियम जो है वो मोस्ट रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। मोस्ट रेडियोएक्टिव एटम, मोस्ट रेडियोएक्टिव एटम का मतलब ये इमिट करता है मैक्सिमम अल्फा बीटा एंड गामा रे, बहुत ज़्यादा। ये अल्फा बीटा गामा सबसे ज़्यादा इमिट करता है रेडियम। सो ये मोस्ट रेडियोएक्टिव एलिमेंट, और इसका यूज जो है, जैसे बताइए पोलोनियम, पोलोनियम जो है वो कैंसर क्रिएट कर दिया, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ये बॉडी में कैंसर क्रिएट कर दिया, सेल्स को एक्टिवेट कर दिया, ट्यूमर्स को एक्टिवेट कर दिया, ग्रो करना शुरू कर दिया। सो ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इसके ट्यूमर को किल करना है, खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए भी इसी को लाना पड़ेगा। ये रेडियम है, रेडियम इज द यूज एज मेडिसिन, ये मेडिसिन का काम करता है फॉर कैंसर ऑफ मेडिसिन ऑफ द कैंसर, कैंसर के सेल्स को किल करने में। जैसे सांप काटा, पॉइजन बॉडी में एंटर कर गया, ठीक है। पता है उस पॉइजन का एंटीडॉट कैसे बनता है? एंटीडॉट बनता है सांप के ही पॉइजन से बनता है, ठीक है। जो काटा, जैसे ही काटा, जैसे अभी देखिए, अभी कोरोना वायरस है, चारों तरफ रोज न्यूज में रोज आते ही रहता है, आप ही सुनते रहते हैं। सारा वर्ल्ड पूरा वैक्सीनेशन बना रहा है। पता है वैक्सीनेशन कैसे बनता है? वैक्सीनेशन उसी के डेड सेल से बनता है। कुछ एक्टिव सेल, जैसे कोरोना वायरस का क्या सेल है, कोरोना वायरस का जो है इतना बड़ा है, मान लीजिए जैसे आप टीवी में देखिए बहुत भरा पड़ा हुआ है कि ये कोरोना वायरस का इतना बड़ा है, इतना बड़ा सेल जो है वो इतना बड़ा सेल है, जस्ट हमारे बॉडी में आया, हमारे बॉडी में आने के बाद वो अंदर जाके ग्रो करना शुरू कर देता है और पूरे बॉडी को जस्ट डैमेज करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनता है और इसको खत्म कर देता है। वो लग जाता है 20 डे का प्रोसेस। कई लोग इसमें डेथ भी हो जाता है, नहीं बन पाता एंटीबॉडी। तो अभी जितना वर्ल्ड में जितना भी वैक्सीनेशन बन रहा है, हमारा कंट्री में वैक्सीनेशन बन रहा है, हम लोग भी बना रहे हैं वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन किससे बनता है, कैसे वैक्सीनेशन बनता है? टीवी पे तो रोज आते रहता है, वैक्सीनेशन बनता है इसी का। दो तरीका है, इसी का जो सेल है, इसी का, जैसे इतना बड़ा कोरोना वायरस है तो इसका एकदम छोटा फॉर्म, ऐसे छोटा फॉर्म, या तो लाइफ या डेड, दोनों फॉर्म में रहता है। वैक्सीनेशन बनता है, जैसे ये है वायरस है तो एंटीडॉट इसी का एक छोटा सा, बहुत छोटा पार्ट से ही एंटीडॉट बनाया जाता है। और कॉन्सेप्ट सेम है, जैसे ये बड़ा गया, ये बड़ा वायरस बॉडी के अंदर चला जाएगा तो डैमेज करेगा और डैमेज करके एंटीबॉडी बनाने में 20 दिन लग जाता है। और एकदम छोटा, इसी का एकदम छोटा सा, एकदम महीन सा पार्टिकल बॉडी के अंदर जस्ट सुई के थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं वायरस। अब बहुत छोटा रहेगा तो हमारे बॉडी में घूमते रहेगा और घूमते ही हमारा बॉडी उसको पहचान लेगा कि अरे ये तो एक्सटर्नल पार्ट है, और जल्दी से एंटीबॉडी फट से ढेर सारा एंटीबॉडी बना के उसको घेर लेगा चारों तरफ से। और ये प्रोसेस है, 1-2 दिन का प्रोसेस होता है। तो जो एंटीबॉडी बनता है वो इसी से बनाया जाता है, ठीक है। जैसे सांप काट लिया, बॉडी में पॉइजन फैल गया, तो उसका सांप का पॉइजन का एंटीडॉट क्या है? स्नेक पॉइजन ही होता है, उसी से मेडिसिन बनता है, उसी से मेडिसिन बन करके एंटीडॉट बॉडी क्रिएट किया जाता है।
तो अभी अभी सर्च कर लीजिए, बहुत सारा वेबसाइट पे लिखा रहता है कैसे बनता है, कैसे हर कंट्री कैसे बना रहा है, वायरस कैसे बना रहा है। तो वायरस का फॉर्म ये है, ये बॉडी में जब जाएगा, इतना बड़ा वायरस बॉडी के अंदर जाएगा, तो बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारे बॉडी के कई पार्ट को डैमेज करेगा, और जब तक बॉडी उसको घेरने की कोशिश करेगा, एंटीबॉडी बना के उसको किल करने की कोशिश करेगा, तो बड़ा वायरस है, टाइम लग जाएगा, 20 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। तब तक बॉडी को भी डैमेज कर देता है, कई लोग डेथ हो जाता है, कई लोग रिकवर कर लेगा, एकदम सही हो जाता है, ठीक है। बट इसका एकदम छोटा सा, एकदम एक छोटा सा वायरस लेकर के, नॉर्मल बॉडी है, सुई के थ्रू इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसी से एंटीवायरस बनेगा। जैसे इंजेक्ट करिएगा बॉडी के अंदर छोटा सा एकदम वायरस गया, पूरा बॉडी सर्च करने लगेगा कि ये कौन आया, तो दिखेगा कि उसको कोरोना वायरस से एकदम छोटा सा, वो बॉडी नेचुरल वे में एंटीबॉडी ढेर सारा बना के उसको घेर लेगा, घेर कर किल कर देगा। अब आपके बॉडी में है एंटीबॉडी बन चुका है, पूरा बॉडी एंटी की, कोई भी बड़ा भी आएगा वो किल करने के लिए तैयार है। तो हर पॉइजन का जो एंटीडॉट बॉडी होता है, एंटीडॉट बनाया जाता है, उसी से बनाया जाता है, उसी के पार्ट से बनाया जाता है। तो हम लोग का जो भारत बायोटेक जो बना रहा है, सेकेंड स्टेज के टेस्टिंग में चल रहा है, नेक्स्ट 1-2 महीने में थर्ड स्टेज पे चला जाएगा। तो उसका कॉन्सेप्ट यही है, यही कॉन्सेप्ट है कि लाइफ सेल को, या कई लोग डेड सेल को बनाते हैं, उसी वायरस से ही एंटीबॉडी बनाया जाता है। तो जैसे ये समझ रहे हैं, ये सब चीजें अभी टाइम में तो रोज न्यूज पे आते रहता है, एग्जैक्टली सेम है। पोलोनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, वो बॉडी में कैंसर क्रिएट कर देगा, बट उस कैंसर को किल करने के लिए दूसरा रेडियोएक्टिव एलिमेंट आएगा, वो ये एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जो कि उसी कैंसर को किल करने के लिए आता है। तो कैंसर का मेडिसिन उसी कैंसर से ही बनाया जाता है। अल्फा बीटा गामा, इससे निकलने वाला अल्फा बीटा गामा कैंसर क्रिएट किया, उस कैंसर को किल करना है, तो ये अपना अल्फा बीटा गामा से किल करेगा। तो यूज एज मेडिसिन फॉर कैंसर, बेस्ट मेडिसिन, सबसे बेस्ट मेडिसिन यही होता है, रेडियम होता है। और भी मेडिसिन है कैंसर के लिए, बट ये आपको जानना है कि यूज एज मेडिसिन फॉर कैंसर, ट्यूमर्स। तो कैंसर या ट्यूमर्स एक ही चीज़ है, यूज मेडिसिन फॉर कैंसर या ट्यूमर्स, ये किल करता है। जैसे बॉडी में, ये ह्यूमन बॉडी में मान लीजिए कहीं ग्रोथ हो गया, कहीं सेल्स का ग्रोथ हो गया, ये है ग्रोथ है, और ये कैंसर। कैंसर क्या है? ग्रोथ ऑफ द सेल। बॉडी में सेल जो है, हर बॉडी में, हमारे पास भी सेल है, आपके बॉडी पे भी सेल है, बट सब नॉर्मल में है, अभी नॉर्मल चल रहा है, बट अचानक वो एक्सेस ग्रो करना शुरू कर देगा, वही कैंसर का फॉर्म लेता है। तो ये मान लिया कि ये ग्रो करने लगा, ये कैंसर हो गया, तो इसको किल करने के लिए ये रेडियम का मेडिसिन यूज करते हैं। ये रेडियम जो है वो एक्सेस अल्फा बीटा और गामा, बहुत ज़्यादा अल्फा बीटा गामा क्रिएट करेगा, निकालता है। ये गामा रे, बीटा रे, अल्फा रे इमिट करता है, जो कि इसको किल कर देता है, सेल्स को किल करेगा। सो ये रेडियम जो होता है यूज इन रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी। जो कैंसर का जो स्टार्ट होता है, जब कोर्स शुरू होता है कैंसर में, तो रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी दे आते हैं, वो इसी रेडियम से देते हैं। सो रेडियम जो यूज एज मेडिसिन ऑफ कैंसर, यूज इन रेडियोथेरापी, या कीमोथेरापी। सो रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी का जो कोर्स होता है, जैसे कैंसर के सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज में जो कोर्सेस होते हैं कि जो सेल बढ़ रहा है उसको किल करना है, तो किल करने के लिए ये रेडिएशन डाला जाता है। रेडियम का ब्लॉक लेते हैं, और ब्लॉक से जो अल्फा बीटा गामा इमिट करेगा उसको उस जगह पे किल किया जाता है। उस सेल को जो एक्सेस ग्रो हो रहा है सेल, उसको जलाया जाता है, जलाने की कोशिश करते हैं, इसी अल्फा बीटा गामा रे, इसी को रेडियोथेरापी या कीमोथेरापी बोलते हैं। इस प्रोसेस में जैसे ही फर्स्ट डोज जैसे जाएगा, हेयर लॉस होता है। इसका साइड इफेक्ट है कि जैसे सारा हेयर लॉस, सारा बाल झड़ जाएगा, बॉडी का जो है हेयर लॉस तुरंत हो जाएगा, सडन होता है, ठीक है। तो कीमोथेरापी, क्योंकि कई बार जैसे कभी टूर करने हम लोग जाते हैं, जैसे बॉम्बे जा रहे हैं, पटना टू बॉम्बे जा रहे हैं, तो पटना टू बॉम्बे फ्लाइट में हमेशा देखते हैं कि 3-4 ऐसे पेशेंट होते हैं जो लेडीज हैं, ओल्ड एज के भी हैं, बट कंप्लीटली हेयर लॉस रहता है, जरा सा हेयर नहीं रहेगा, ठीक है। तो मिल जाते हैं ऐसे कई पेशेंट, तो वो देखते समझ में आता है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा जो सेंटर है बॉम्बे में है,
टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है जहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है और लोग हर जगह से वहाँ जाते हैं कैंसर का कीमोथेरेपी कराने के लिए। तो वो दिख जाता है कि वो कीमोथेरेपी प्रोसेस में जा रहे हैं और इसका स्टेज होते हैं, जैसे एक फर्स्ट डोज दे दिया गया कीमोथेरेपी का, उसके बाद 1 महीने बाद बुलाया जाता है, फिर से एक डोज दिया जाएगा, उसके बाद 3 मंथ के बाद फिर बुलाया जाता है, फिर डोज होता है, फिर 6 मंथ के बाद, फिर 1 साल के बाद फिर रूटीन वे में चेकअप होते रहता है कि अब सही है कि नहीं। तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जो बहुत कॉमन टर्म है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में, कि जलाना, उसको बोलना है, कई लोग बोलते हैं सेकना, जलाना, रेडिएशन के थ्रू सेल्स को किल करना, सब कोर्स होते हैं। टाइम ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि कितना ग्रो कर चुका है। तो फर्स्ट डे के बाद 1 मंथ का फिर कोर्स होता है, क्योंकि बहुत हाई रेडिएशन है। ये नहीं कि बॉडी में बार बार रेडिएशन देने की जरूरत नहीं होती, अदरवाइज अदर पार्ट को डैमेज करता है बॉडी में। तो फर्स्ट, उसके बाद 1 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर 6 मंथ के बाद बुलाया जाता है। तो ये प्रोसेस है रेडियम का अल्फा बीटा गामा रे निकलता है। ये मोस्ट रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा अल्फा बीटा गामा इमिट करेगा। सो ये मेडिसिन ऑफ कैंसर का मेडिसिन है, कीमोथेरेपी में यूज करते हैं। और जैसे अब पटना में भी हो गया है, पटना में ये सब फैसिलिटी अभी मिल जाता है। बट पहले एक मैं जानता हूँ, एक पेशेंट थे कैंसर के, लास्ट स्टेज थे उनका, तो उनको बॉम्बे नहीं जा पा रहे थे, काफ़ी दूर था, बजट भी कम था। तो उस केस में जो है लास्ट स्टेज ही था वो, डॉक्टर कहीं भी जाते बॉम्बे में, फिर वो लोग भी बोलते 6 मंथ 9 मंथ मैक्सिमम रहता है। तो फिर भी कोशिश करते हैं लोग, कोशिश किया जाता है कि किसी तरह बचाया जाए। तो उस केस में जो है रेडियम का रेडिएशन तो बेस्ट है। और रेडिएशन नहीं होने के केस में इसका इंजेक्शन आता था, इतना बड़ा इंजेक्शन होता था, इतना बड़ा इंजेक्शन होता था रेडियम का, कॉस्टली होता था, 9000 का साल उस समय, मतलब 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, 10 साल पहले 9,000 का एक इंजेक्शन, इतना बड़ा सा इंजेक्शन रहेगा, बड़ा सा ग्लास ट्यूब में रहता था। उस जगह पे जहाँ इन्फेक्शन है, मान लीजिए हाथ में इन्फेक्शन है, तो इस पोर्शन पे इंजेक्शन को जस्ट स्लोली बड़ा सा इंजेक्शन रहता था। तो 2 घंटे 3 घंटे का प्रोसेस होता है, स्लोली से थोड़ा सा इजेक्ट करके, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा पुश करके वो 3-4 घंटे में वो इजेक्ट करना पड़ता था। तो इफेक्टिव तो ये होता है, ये सबसे इफेक्टिव ये है। बट नहीं रहने के केस में रेडियम का इंजेक्शन भी आता है, इंजेक्शन जो काफ़ी कॉस्टली है, 9,000-10,000 का इंजेक्शन रहेगा, बड़ा सा साइज का रहता है। और वो उस इन्फेक्शन जहाँ रहता है वहाँ पे जस्ट इजेक्ट किया जाता है सुई नीडल्स के रास्ते से। तो ये है रेडियम। ये स्टार्टिंग में हम लोग जनरल नॉलेज की बातें करेंगे रेडियोएक्टिविटी में। और अगर रेडियम नहीं मिला तो इसका अल्टरनेटिव है कोबाल्ट 60। मैं क्लास में पहले भी पढ़ा चुका हूँ कोबाल्ट 60। तो आज लेक्चर 1 में हम लोग जनरल बातें ही करेंगे। तो रेडियम, नाउ नेक्स्ट द कोबाल्ट 60। फोर्थ 5 और यहां पे लिखेंगे कोबाल्ट 60। ये रेडियोएक्टिव कोबाल्ट, ये रेडियोएक्टिव कोबाल्ट है, ये भी मेडिसिन ऑफ द कैंसर। अब आप पूछेंगे, कई लोग क्लास के बाद पूछने आते हैं कि सर आपने तो यही बोला था, ये बोला था, इसके बाद बोला था रेडियोएक्टिव और एक्सेप्शन 2 बनाया था, ये कहां से आ गया? ये आइसोटोप है, ये आइसोटोप है, नेचुरल कोबाल्ट नहीं है। जो नॉर्मल कोबाल्ट, नेचुरल कोबाल्ट जो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, वो कोबाल्ट ये है 59। ये स्टेबल कोबाल्ट है, स्टेबल कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट का जो पीरियोडिक टेबल में आपके पीटी में लिखा हुआ है वो स्टेबल कोबाल्ट ये है, बल्कि और बेटर लिखना हो तो 58.9 है। ये स्टेबल कोबाल्ट है। हम लोग स्टेबल कोबाल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये रेडियोएक्टिव कोबाल्ट है। रेडियोएक्टिव कोबाल्ट तो रेडियोएक्टिव ये आइसोटोप हो गया। जैसे हाइड्रोजन, अब बोल रहे हैं कि रेडियोएक्टिविटी इसके बाद आता है और इससे पहले 2 एक्सेप्शन है। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। हाइड्रोजन का आइसोटोप, थर्ड आइसोटोप रेडियोएक्टिव होता है। क्लोरीन आप जानते हैं रेडियोएक्टिव एटम है, ठीक है। सो बहुत सारे रेडियोएक्टिव, क्लोरीन में भी आपका नेक्स्ट आइसोटोप के बारे में बात करें, आइसोटोप में बहुत सारे रेडियोएक्टिव मिलेगा। तो कोबाल्ट जो है ये स्टेबल है, पीरियोडिक टेबल में आपको ये लिखा हुआ है, बट अगर इसका आइसोटोप ले लेंगे कोबाल्ट 60, ये रेडियोएक्टिव है। इसका पावर भी नियरली सेम होता है, रेडियम के पावर जैसा नहीं होता।
तो आप लिख लेंगे कि ये यूज एज मेडिसिन ऑफ कैंसर। एंड रेडियोथेरापी। सो ये भी मेडिसिन ऑफ कैंसर में यूज किया जाता है। ये कोबाल्ट 60 भी काफ़ी पावरफुल होता है। यहाँ से अल्फा, यहाँ से बीटा और गामा रेडिएशन निकलता है। तो कोबाल्ट 60 हम लोग पढ़े हुए हैं। कोबाल्ट 60 जो है वो मैं एक बार पहले बताया था। कोबाल्ट 60 ये एक पावरफुल रेडिएक्टिव एटम है। ये भी मेडिसिन ऑफ कैंसर में यूज किया जाता है। और कोबाल्ट 60 मैंने आपको बताया था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। मैंने आपको बोला था कि और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत साल पहले 10-15 साल 10 से 12 साल हो चुका होगा पहले जो है वो कोबाल्ट 60 का एक बॉक्स जो था वो स्क्रैप मार्केट में बेच दिया गया था। और जैसे ही कोबाल्ट 60 का बॉक्स को स्क्रैप मार्केट में कट किया गया, कट करके उसको टुकड़ा टुकड़ा किया गया, वो अंदर से कोबाल्ट 60 जो था वो बाहर निकला। और निकलते ही अल्फा बीटा गामा रे, जो आदमी खड़ा था मशीन पे, ड्रिल मशीन कटर मशीन के सामने जो खड़ा था उसके ऊपर सीधे गिरा और सडन डेथ, कुछ सेकंड में डेथ हो गया था। तो काफ़ी पुराना न्यूज है। तो कोबाल्ट 60 के बारे में मैंने बताया था कि बहुत पावरफुल है कोबाल्ट 60 भी, ठीक है। कि अगर ये बाहर निकला, लीक हुआ तो अल्फा बीटा गामा रे बहुत हाई पावर का निकलता है। तो कैंसर क्रिएट करता है पोलोनियम। इस कैंसर का मेडिसिन है रेडियम। रेडियम नहीं मिला तो हॉस्पिटल में कोबाल्ट 60 भी स्टोरेज में रखते हैं। वो भी एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। इसका भी पावरफुल वैसे ही रेडियम की जैसा होता है। ओरल मेडिसिन चाहिए तो ओरल मेडिसिन कैंसर में सिस्प्लेटिन कर लीजिए, बहुत फेमस है। इस बार भी आईटी मेन में आया था, एम्स में आ चुका है, नीट में 3 बार 4 बार रिपीट कर चुका है। तो सिस्प्लेटिन, प्लीज राइट डाउन सिस्प्लेटिन 6 सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन को ऐसे लिखना है सिस प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl2। सिस्प्लेटिन को आपको फिगर बनाना होगा, फिगर ऐसा कर लीजिएगा। सिस कॉमन ग्रुप ऑन द सेम साइड, सेम साइड कॉमन ग्रुप का मतलब अमोनिया, अमोनिया सेम साइड। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे या इस तरह से भी बना सकते हैं। ऐसे कोई जरूरी नहीं है ऐसा बनाए, इस तरह भी बना सकते हैं। बस जो कॉमन ग्रुप है साथ साथ रखिए, नजदीक नजदीक रखिए। तो सिस्प्लेटिन ये हो गया। तो हर एग्जाम में पूछा हुआ, कई बार पूछा हुआ, यूज एज मेडिसिन ऑफ कैंसर। सो 6 हो गया। नाउ 7, ये सब सारा जनरल नॉलेज ही आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और 7 में फॉस्फोरस भी यूज करते हैं। द फॉस्फोरस भी मेडिसिन में यूज किया जाता है। कैंसर के मेडिसिन में फॉस्फोरस भी यूज करते हैं। सेवन में फॉस्फोरस आप लिख लेंगे। जैसे आप जो पीरियोडिक टेबल में आप फॉस्फोरस जो पढ़ते हैं ना, वो स्टेबल फॉस्फोरस है। जैसे आप फॉस्फोरस पढ़ते हैं, फॉस्फोरस है और 1531 है, ये स्टेबल फॉस्फोरस है। ये स्टेबल फॉस्फोरस है। बट इसी में फॉस्फोरस में अगर इसका 32 आइसोटोप ले लेंगे, 32 करेंगे तो वो रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस हो गया। अगर आप फॉस्फोरस लिख लेंगे, फॉस्फोरस यहाँ पे 15 कर लेंगे और 32 करेंगे तो ये स्टार हो जाएगा। ये रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस जो है वो रेडियोएक्टिव, ये भी मेडिसिन ऑफ कैंसर में यूज किया जाता है। ये है रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस। फॉस्फोरस
ये रेडोक्सिव फास्फोरस है, ठीक है। फास्फोरस ये स्टेबल है, स्टेबल फास्फोरस है, बट ये जो फास्फोरस 1532 है वो रेडोक्टिव फास्फोरस है। ये यूज किया जाता है मेडिसिन ऑफ द ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर में यूज करते हैं इसको। कैंसर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे लंग्स कैंसर हुआ, गले का कैंसर हुआ, ओरल कैंसर हुआ और ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर में ये मेडिसिन में यूज किया जाता है। सो फास्फोरस के बारे में लिख लेंगे, ये रेडियोएक्टिव 32 वाला है, यूज एज मेडिसिन। इन ब्लड कैंसर। देखिए लिखा हुआ है ब्लड कैंसर, बट होता नहीं ब्लड कैंसर, बस नेम लिखा हुआ है, ठीक है। इसका दूसरा नाम है ल्यूकेमिया डिजीज भी होता है, और एक्चुअली ये होता है बोन मैरो कैंसर। ब्लड कैंसर लिखा हुआ रहता है, बोलते हैं हम लोग ब्लड कैंसर, बट है ये बोन मैरो कैंसर होता है, बोन मैरो कैंसर। और ल्यूकेमिया डिजीज। सो ल्यूकेमिया बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं, या होता है एक्चुअली बोन मैरो कैंसर। बोन मैरो जो होता है, जैसे बोन जो ब्रेक करता है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर कैंसर आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये ब्लड कैंसर या बोन मैरो कैंसर या ल्यूकेमिया डिजीज। और उसके ट्रीटमेंट के लिए फॉस्फोरस के 32 आइसोटोप, 31 स्टेबल है, ये स्टेबल फॉस्फोरस है। जो पीरियोडिक टेबल में है वो स्टेबल है, जो 32 है वो है एक रेडियोएक्टिव फास्फोरस है, जो कि मेडिसिन ऑफ द कैंसर, ब्लड कैंसर। और आप पढ़े हुए हैं, आप पढ़ चुके हैं, आप इनऑर्गेनिक में पढ़े हुए हैं क्लास में, कि जो बोन होता है, बोन के अंदर होता है कैल्शियम होता है, और साथ साथ बोन मैरो के अंदर होता है फॉस्फोरस। उसी फॉस्फोरस के अंदर जब कैंसर आ जाता है तो उसको किल करने के लिए ये यूज किया जाता है, फॉस्फोरस 32। तो ये मेडिसिन है, मेडिसिन ऑफ कैंसर में फॉस्फोरस 32 भी आता है आपका। और इसका कई स्टेज होता है कि जो इसमें लास्ट स्टेज के अगर नहीं इससे क्योर हो पा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उस केस में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी कर दिया जाता है। मतलब कि उस पैरेलल में एक पेशेंट रहेंगे जिनको वो इन्फेक्टेड है, जिनके बोन मैरो कैंसर है, और उनके फैमिली से किसी दूसरे मेंबर को लिया जाता है, जिनके अंदर मैच कर जाए, जो टेस्ट होने के बाद अगर मैचिंग हो जाता है तो उनके बॉडी से, एक के बॉडी से धीरे धीरे निकाला जाता है, दूसरे के बॉडी से आधा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे के बॉडी में जो इन्फेक्टेड पर्सन है। तो वो भी एक तरीका है जिसके थ्रू ये कैंसर को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। पर ये मेडिसिन है फॉस्फोरस जो हो गया, ये आयोडीन का भी, आयोडीन भी आपको पढ़ना है कि आयोडीन जो है वो भी मेडिसिन ऑफ कैंसर में यूज होता है। 8 सो आप जो पढ़ते हैं आयोडीन होता है, आयोडीन ये 53 और 127 आपको पढ़ना है, 53 और 127। ये आयोडीन जो है स्टेबल आयोडीन होता है। बट जैसे आयोडीन में आप अगर 131 ले लेंगे, आयोडीन का जो पढ़ना है आपको, जैसे फॉस्फोरस है 32, उस तरह आयोडीन में 131। सो ये लेना है 53 और यहाँ पे 131, तो यहाँ स्टार लगा दीजिएगा। ये है रेडियोएक्टिव आयोडीन। ये रेडियोएक्टिव आयोडीन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड कैंसर जो होता है उसके लिए मेडिसिन का काम करता है। तो कैंसर के कई मेडिसिन हैं, अलग अलग जो केमिस्ट्री के ही एलिमेंट से यूज किया जाता है, और सब सारा मेडिसिन जितना भी है सब रेडियोएक्टिव एलिमेंट से ही बनता है। तो ये स्टेबल है, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। सो यूज एज मेडिसिन फॉर थायराइड ग्लैंड कैंसर। तो थायराइड ग्लैंड कैंसर के लिए मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। ये हो गया आपका। लेट का बारे में थोड़ा सा पढ़िए। तो ये जनरल नॉलेज जो है रेडियोएक्टिविटी का, स्टार्टिंग का हम लोग को कुछ छोटा छोटा नॉलेज चाहिए। सो 9 जो आप पढ़ रहे थे, लेड 82, बिस्मथ 83, और इसके बाद पोलोनियम स्टार्ट हुआ 84। बट ये लोग सारे तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। स्टैटिन 85, रेडॉन 86। तो आगे जितने हैं सब रेडियोएक्टिव हैं।
ये सारे रेडियोएक्टिव एटम हैं, ये रेडियोएक्टिव एटम हो गया। ठीक है, इस साइड में आपको स्टेबल है, ये स्टेबल एटम है। और आपका क्लास में मैंने बताया था कि अगर आप साइंस में मोस्ट स्टेबल एटम चाहिए तो मोस्ट स्टेबल हैवी एटम, हैवी एटम सारे अनस्टेबल होते हैं, ये सब बड़े बड़े एटम हैं वो अनस्टेबल होते हैं, बट मोस्ट स्टेबल हैवी एटम लेड होता है। लेड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल हैवी एटम में लेड आता है। बिस्मत नहीं, बिस्मत बहुत कम मिलता है, नेचर में लेड बहुत है, एक्सेस लेड है, इसलिए स्टेबिलिटी जो है लेड का ज़्यादा है। लेड सो लेड 82 और यहाँ कई आइसोटोप्स होते हैं 208, 206, 208 भी लिख सकते हैं, 208 कर लीजिए। तो इसको लिख लीजिए, ये है लेड। लेड जो है मोस्ट स्टेबल हैवी एटम, ये स्टेबल है और सबसे बड़े एटम में सबसे ज़्यादा स्टेबल है। सो लेड जो होता है वो मोस्ट स्टेबल हैवी एटम है। सो हैवी एटम, मोस्ट स्टेबल हैवी एटम, द वेरी हाई डेंसिटी का, ये मैं क्लास में बताया था आपको कि जैसे ये पेन है, ये जो पेन हो गया, मेरे हाथ में पेन है, पेन कितना ग्राम, 20 ग्राम का है, कुछ प्लास्टिक मटेरियल है, कुछ जिंक है और थोड़ा सा इंक है, तो 20 ग्राम है पेन में। बट इसी डायमेंशन का, यही लेंथ, यही रेडियस का अगर लेड का अगर आप पेन ले लीजिए सेम डायमेंशन का, सो 2 किलो का हो जाएगा। तो लेड जो होता है मोस्ट स्टेबल हैवी एटम, बहुत हाई डेंसिटी है इसका, लेड का डेंसिटी बहुत हाई होता है। और आप उठाए होंगे कभी ना कभी, लेड को टच किए होंगे। लेड को अगर आपको फील करना है कि लेड कितना भारी है, तो घर में, आपके घर में जो बैटरी है, जो इन्वर्टर के अंदर बैटरी होता है, बैटरी को जस्ट उठा के देखिएगा, आपको फील हो जाएगा कि लेड कितना हैवी है। बैटरी में बहुत कम लेड है, ये नहीं कि लेड बहुत ज़्यादा है, वो लेड एसिड बैटरी होता है। लेड का एनोड बनाते हैं, PbO2 का कैथोड बनाते हैं, उसके अंदर H2SO4 है, प्लास्टिक है, लेड बहुत कम है, फिर भी आप जब उठाएंगे तो बैटरी उठाएंगे तो आपको फील होगा कि लेड कितना हैवी होता है। तो लेड जो है वो मोस्ट स्टेबल हैवी एटम है, वेरी हाई डेंसिटी, वेरी हाई डेंसिटी। और लेड का यूजेज है, रेडियोएक्टिविटी में लेड को यूज किया जाता है कि लेड इज यूज एज स्टोरेज ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट को स्टोर करना है, ट्रांसफर करना है, ये लेड को यूज किया जाता है। तो लेड यूज एज स्टोरेज ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। रेडियोएक्टिव एलिमेंट, लेड एप्रेंस, एप्रेन भी यूज किया जाता है, एप्रेन मैं समझा देता हूं। लेड एप्रेन यूज इन रेडियोथेरेपी। सो लेड एप्रेन, एप्रेन जो लेड का होता है वो रेडियोथेरेपी में भी यूज किया जाता है। कई बार ये पूछा भी हुआ है पेपर में, मेडिकल में ये सब कई बार पूछा हुआ और आप जानते भी हैं। लेड मैंने बताया कि लेड बहुत स्टेबल है, वेरी हाई डेंसिटी, डेंसिटी इतना हाई है कि आप उठाएंगे लेड तो आप फील करेंगे कितना भारी है। जैसे जो पेन 20 ग्राम का है वो 2 kg हो जाएगा अगर लेड का ये बनेगा तो। तो यूज एज द स्टोरेज ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। और जो लेड एप्रेन यूज फॉर द रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में जो डॉक्टर्स चाहते हैं जो ऑपरेशन करने के लिए वो लेड एप्रेन यूज करते हैं। स्टोरेज ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट आप जानते हैं कि रदरफोर्ड में भी पढ़े हुए हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जैसे यूरेनियम हुआ, रेडियम हुआ, उसको स्टोर करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट जो है वो 27 है और 60 वेरी हाई रेडियोएक्टिविटी, बहुत हाई रेडियोएक्टिविटी है। या आपका रेडियम है, रेडियम को हॉस्पिटल में स्टोर करना है, रेडियम है आपका 88 और ये 220 होता है। बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, 220 भी होता है। मान लीजिए जैसे जो डिफेंस का है, डिफेंस में एटम बम में या हाइड्रोजन बम में या न्यूक्लियर रिएक्टर में जो यूरेनियम यूज करते हैं, यूरेनियम है 92 है और ये 235 है।
न्यूक्लियर रिएक्टर का जो फ्यूल है उसमें यूज किया जाता है। तो जितने भी ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है उसको स्टोर करना है या ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह पे। मान लीजिए ये आपका हॉस्पिटल में भी स्टोरेज है, हॉस्पिटल में इसको स्टोर करना है, जो भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट है सबको स्टोर करने का एक ही मेथड है, वो लेड के बॉक्स में सील्डिंग कर दिया जाता है। ये लेड के बॉक्स में सील्ड कर दीजिएगा तो लेड के बॉक्स से कोई रेडिएशन बाहर नहीं निकलेगा, अल्फा बीटा गामा कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये लेड के बॉक्स से सील्ड किया जाता है। अगर ट्रांसफ़र करना हो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ट्रांसफ़र किया जाता है तो लेड में सील्ड करके एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल पे ये सब आपको जो मेडिसिन है ट्रांसफ़र होगा लेड बॉक्स में सील्ड करके सील्डिंग करके भेजा जाता है। तो ये है आपका लेड का बॉक्स जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में भी सब जानते हैं। तो आज जो टॉपिक है सब जनरल नॉलेज का सब पढ़ा हुआ हम लोग का कि जो भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट है लेड बॉक्स के अंदर पैक किया जाता है। निकलेगा यहाँ से अल्फा बीटा गामा रे, बट एक भी रेडिएशन बाहर नहीं निकल पाएगा। यहाँ से एक भी रेडिएशन लेड बॉक्स इतना हैवी मटेरियल है कि वहाँ से रेडिएशन उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये निकलेगा, ये सब अल्फा है बीटा है गामा सब निकलेगा बट बाहर नहीं आएगा, एक भी रेडिएशन बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये सील्ड कर देता है लेड के बॉक्स में सील्ड कर करके, या तो हॉस्पिटल में रखना है इसको या लैब में। जैसे मैं बोला दिल्ली यूनिवर्सिटी में लीक हो गया था, तो लीक क्या मतलब, उसको जस्ट गलती से उसको लोग बेच दिया था स्क्रैप मार्केट में, और स्क्रैप मार्केट में ये कोबाल्ट है, जैसे ही ये खुलते ही कट किया, लोग अल्फा बीटा गामा सामने जो खड़ा था जस्ट किल कर दिया, विद इन सेकेंड डेथ हो गई। तो ये है कोबाल्ट 60, ये लैब में रिसर्च के लिए यूज किया जाता है कि रिसर्च करने के लिए ये मंगवाते हैं लोग। हॉस्पिटल में ये यूज किया जाता है, चाहे ये भी यूज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम यूज करना है रिएक्टर के लिए या डिफेंस के लिए, तो ट्रांसफर करना है या स्टोरेज करना है, सबको लेड के अंदर सील्ड करके स्टोर करना है आपको। नाउ द लेड एप्रन इज यूज इन रेडियोथेरापी। तो रेडियोथेरापी में लेड का एप्रन, पूरा एप्रन का मतलब होता है जैसे अभी आप रोज न्यूज में अभी का सिचुएशन में देखते हैं कि डॉक्टर्स कोविड के हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर, तो पीपीई किट पहनते हैं। पीपीई किट जो होता है कंप्लीट बॉडी को सील्ड कर देगा, सूज से लेकर के सन ग्लासेस भी हैं, ईयर तक सब कुछ जो है वो सील्ड किया जाता है। ठीक है, तो जैसे आप पीपीई किट देख रहे हैं वही पीपीई किट होता है कीमोथेरापी में। रेडियोथेरापी में जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कैंसर हो गया, ठीक है, ये किसी को कैंसर हो गया, यहाँ पे जस्ट इस जगह कैंसर का सेल जो है वो एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे कैंसर का सेल ग्रो कर रहा है। और जो डॉक्टर है रेडियोलॉजिस्ट, जब आप डॉक्टर बनेंगे तो हाईएस्ट रैंक जो सबसे बेस्ट जो ब्रांच मिलता है, एमबीबीएस इज द कॉमन, वो तो सबको एक जैसा पढ़ना है। जब इसके आगे एमडी करेंगे आप, जब आप एमडी करेंगे तो वहाँ आपको ब्रांच सिलेक्शन होगा अलग अलग, कि आप सर्जन बनना चाहेंगे, फिजिशियन बनना चाहेंगे, ऑर्थोपेडिक बनना चाहेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट बनना है आपको, या फिर आपको बनना है जस्ट रेडियोलॉजिस्ट, जो हाईएस्ट ब्रांच है, सबसे बेस्ट ब्रांच माना जाता है रेडियोलॉजिस्ट का। तो जब ये रेडियम का रेडिएशन से उसको किल करेंगे, यहाँ पे रेडियम का जो रेडिएशन है और रेडियम का रेडिएशन जो है उससे किल करेंगे, ये सेल को किल करेंगे, तो किल करेंगे तो इट में भी चांसेस है कि ये जो रेडिएशन है वो यहाँ से इससे रिफ्लेक्ट होगा, और होना ही है। ये तो 100% एब्जॉर्प्शन तो होगा नहीं, रिफ्लेक्शन तो होगा ही। रेडिएशन है जस्ट लाइक लाइट है, वो रिफ्लेक्ट करेगा ही। और अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर, यहाँ पे अगर कोई डॉक्टर अगर इस जगह खड़े हैं, कोई डॉक्टर हैं ऑपरेशन थिएटर में खड़े हैं, और वो जैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो डॉक्टर हो सकता है कि ये रेडिएशन जाए और जाके डॉक्टर के बॉडी में इंटर कर जाए, तो इस केस में तो डॉक्टर के बॉडी को डैमेज कर देगा ये रेडिएशन। तो रिफ्लेक्शन तो होगा ही, होना ही है, ठीक है। तो उस केस में ये पूरा बॉडी, ये पूरा का पूरा बॉडी जो होता है लेड, जैसे अभी आप देखते रहते हैं टीवी पे कि ये पीपीई किट, ये जो किट होता है कोविड के, जो डॉक्टर हैं या जो नर्सिंग स्टाफ हैं, जितने भी हैं वॉलंटियर हैं, सब पीपीई किट पहनते हैं। तो पीपीई किट पहन के पूरे बॉडी को सील्ड कर लेते हैं। एग्जैक्टली सेम जो होता है ये लेड का एप्रन आता है, ठीक है। सो लेड का एप्रन आता है कि जो पूरा बॉडी को सील्ड कर लेंगे, कि रेडिएशन आएगा भी तो बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगा, लेड उसको रोक देगा रास्ते। लेड एप्रन जो होता है द यूज एज अ रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी में, इवन एक्सरे में भी। मैं पटना में भी कई जो अच्छे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे एक्सरे होता है, तो एक्सरे रूम में भी लेड का ग्लासेस लोग यूज करते हैं। या मैं बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल हैं पटना में, मैं या हॉस्पिटल का डिजाइनिंग भी जो होता है, ठीक है,
तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड हैं जिनका बेस्ट हॉस्पिटल है पटना में। कई बार हॉस्पिटल का डिजाइन भी होते रहता है, तो मैं विजिट करते रहता हूँ, देखता हूँ कि कैसे बनाया जाता है। तो वो लोग देखते हैं ना कि हर मतलब पॉइंट पे, जैसे डोर है, हम लोग का घर का डोर है सिंपल वुडन डोर है, वुड अच्छा क्वालिटी का वुड हम लोग वुड यूज करते हैं। वो लोग का जो डोर बनता है ना, उस पूरा आता है, एक टीम ही आता है, डोर को भी वो लोग सिलेक्ट करता है। जो डोर रहेगा, डोर के अंदर भी लाइट का सीट डालता है लोग, ठीक है। कि कोई भी एक्सरे का रूम में भी, एक्सरे रूम है या रेडियोथेरेपी का रूम है, कि कोई भी रेडिएशन डोर जो है दरवाजा के रास्ते से भी कोई लकड़ी के रास्ते से बाहर ना निकल जाए। तो लकड़ी जो बनता है डोर उनका हॉस्पिटल का रहता है, उस रूम का, एक्सरे वाले रूम का या फिर आप रेडियोथेरेपी वाले रूम का, जहाँ पे टेस्टिंग हो रहा है, उस रूम का पूरा विंडो है, डोर है, सब कुछ के अंदर जो भी डिजाइन होगा, सब दरवाजा भी रहेगा या वॉल भी है, वॉल को भी लाइट से कोटिंग करता है। लाइट का सीट आता है, वो पूरा कोट कर देगा, पता नहीं चलेगा, बट लाइट का कोटिंग रहता है। खुद डॉक्टर्स में जाएंगे तो लाइट का पूरा एप्रन पहन के, पीपी किट जैसा होता है वैसे पहन के जाते हैं। हैवी रहता है, काफ़ी हैवी रहता है, बट कुछ मोमेंट के लिए तो करना होता है। एक्सरे लेना है या रेडियोथेरेपी देना है, कुछ देर के लिए, 1-2 मिनट का प्रोसेस है, बट पहनना होता है। तो वो लाइट से बनता है, लाइट एप्रन। लाइट इज एब्जॉर्बर ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशन। तो लाइट के बारे में कई जगह पढ़े हुए हैं। ये ट्रांसफर ऑफ द रेडियोएक्टिव रेडिएशन, या तो लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, हॉस्पिटल के लिए, डिफेंस के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए आपको, या कीमोथेरेपी देते हुए रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़े हुए हैं। तो सब जगह लाइट का बॉक्स आप यूज करते थे। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में भी तो आप यूज किए हैं। ये सब सारा टर्म आप पहले भी पढ़े हुए हैं। लाइट बॉक्स ऐसे रखना है और पूरा लाइट से शील्डिंग रहेगा। और यहाँ कोई एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट लेना है, यहाँ से यहाँ कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट ले लीजिए। सब चीज़ तो आपका पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए रेडियम ही ले लीजिएगा, तो रेडियम जो है वो इमिट करेगा अल्फा। सो आप पढ़े हुए अल्फा, बीटा, गामा रे, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो मान लीजिए अल्फा चला, अल्फा इज नो हीलियम न्यूक्लियस ऐसा। सो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सब आपको पढ़ा हुआ है। तो बस आप केवल ऐसे फिगर थोड़ा सा बना लीजिए। गोल्ड का फॉइल लिए थे आप, और यहाँ से अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप पढ़े हुए थे। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट गया था, कुछ अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट किया था, और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे रिटर्न हो गया था। तो आप पढ़े हुए हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में भी लाइट बॉक्स यूज करते थे हम लोग। सो लाइट बॉक्स यूज इन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो लेक्चर 1 यही है, एकदम सिंपल सा थ्योरी, एकदम आसान सा थ्योरी है। लेक्चर 1 जो जनरल नॉलेज है, जो पहले भी हम लोग चीज़ें जानते थे, बट है छोटे छोटा बहुत सारे क्वेश्चन आपको जानना है यहाँ से। नेक्स्ट मैं लेक्चर 2 स्टार्ट करता हूँ।